नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जीवन्या चैनल में। मेरा नाम राजकुमार है। मैं एक सीडीए चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूं। मैं पिछले 13 वर्षों से हमारे ऑटिज्म बच्चों के विकास के लिए काम कर रहा हूं। और आज का मेरा वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे को अभी अभी डायग्नोज किया गया है ऑटिज्म का, और ऐसे टीचर के लिए मेरा आज का वीडियो जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है कि ऑटिज्म बच्चों के साथ काम कैसे करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे तरीके जो मदद करेगा बच्चे जिनको ऑटिज्म है उनके सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पेरेंट्स, वैसे तो ऑटिज्म बच्चों के सपोर्ट के लिए काफ़ी तरीके और बहुत स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर समझने की है कि सारी स्ट्रेटजी और सारे तरीके सभी बच्चों के साथ अप्लाई हो, ये हर बार पॉसिबल नहीं है ना। ये जरूरी नहीं होता है कि सारी स्ट्रेटजी हम हर बच्चे के साथ यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके बच्चे का लेवल क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग उसके साथ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, और एक बात मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बताता हूँ कि हर एक ऑटिज्म बच्चा दूसरे ऑटिज्म बच्चे से बिल्कुल अलग होता है। उसकी स्ट्रेंथ अलग होती है, उसकी वीकनेस अलग होती है, उसकी नीड्स, वांट, डिज़ायर दूसरे बच्चों से अलग होती है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी एक बच्चे के साथ यूज़ हो रहा है वो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे बच्चे के साथ भी यूज़ हो। ठीक है, लेकिन हाँ, जो मैं आपको 5 जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, तरीके बताने वाला हूँ, वो लगभग सारे बच्चे जिनको ऑटिज्म है उनके साथ इस्तेमाल होती हैं। तो वो तरीके क्या क्या हैं, चलिए जान लेते हैं। देखिए, नंबर 1, देखिए ये हम सब जानते हैं कि जो हमारे बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है इनको रूटीन बहुत इनके लिए महत्व रखता है। इसलिए आप अपने बच्चे का जो है एक फिक्स रूटीन जरूर बनाइए। घर पर उसका एक विजुअल शेड्यूल होना ही होना चाहिए, जिसमें बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि मुझे अभी ये एक्टिविटी करनी है, इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है। मतलब उसका पूरा एक रूटीन फिक्स होना चाहिए। अगर रूटीन फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चे काफ़ी पजल हो जाएंगे। अब वो क्या है कि प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे हमें मालूम होता है, मुझे मालूम है कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, सारा मेरे दिमाग में प्लान है। लेकिन हमारे बच्चे जिनको ऑटिज्म है वो इस तरह का प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, उन्हें इसमें उनको समस्या आती है। इसलिए एज अ एडल्ट, एज अ केयर गिवर, एज अ पेरेंट्स, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम बच्चे का एक रूटीन बनाएं जिसमें मालूम हो बच्चे को कि मुझे क्या क्या काम करना है, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। तो उसको आप मतलब दिन का शेड्यूल भी बना सकते हैं और उसका आप घंटे के हिसाब से भी एक टाइम टेबल बना सकते हैं। और वो विजुअली बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको बच्चे को दिख जाएगा सामने कि हाँ मुझे पहले ये काम करना है, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट करना है, उसके बाद मुझे खेलने जाना है बाहर, फिर मुझे ब्रेकफास्ट करना है। मतलब इस तरह का आप एक टाइम टेबल उसके साथ बनाइए। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्प रहता है हमारे बच्चों के लिए। बात करते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे है सेंसरी डाइट प्रोवाइड करना। अब पेरेंट्स एक बात और समझने की है कि ज़्यादातर बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है उनको सेंसरी इश्यूज रहता है। वो सेंसरी इश्यूज कम मात्रा में भी हो सकता है और ज़्यादा मात्रा में भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने बच्चे को सेंसरी डाइट देना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या होता है, डाइट वर्ड जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि खाने से, भोजन से, पर ये खाना भोजन नहीं है। सेंसरी डाइट मतलब होता है, सेंसरी मतलब सेंसेस से संबंधित। हमारे बच्चों का क्या होता है, जो सेंसेस होते हैं ना, ज्ञानेंद्रियां, ये सही प्रकार से काम नहीं करती हैं। किसी बच्चों में ज्यादा मात्रा में काम करती है, कुछ बच्चों में कम मात्रा में काम करती है। इसलिए वो क्या कहते हैं, एनवायरमेंट को अपने आप को एनवायरमेंट में ढालने में उनको दिक्कत आती है, समस्या आती है। इसलिए हमें एज अ केयर गिवर हमें अपने बच्चों को इसकी नीड है, बच्चों की हमारी जो नीड्स है सेंसरी की, उसको फुलफिल करना पड़ता है। और वो पॉसिबल है सेंसरी डाइट के थ्रू। मतलब सेंसरी डाइट मतलब एक्टिविटी, बंच ऑफ एक्टिविटीज है। हमने एक सीक्वेंस में एक्टिविटी बच्चों को करवाते हैं जिससे उनकी जो सारी जो ज्ञानेंद्रियां वो इन्वॉल्व होती हैं और बच्चा जो चाह रहा होता है वो उसको मिल जाता है। जैसे हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, खाने का ध्यान रखते हैं कि भाई उसको 3 टाइम खाना मिलना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उसके डाइट का ध्यान रखते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारे बच्चे जिनको ऑटिज्म है उनके लिए सेंसरी डाइट बहुत जरूरी होता है। तो आप जैसे अपने बच्चों के खाना देते हैं 3 टाइम, ऐसे ही अपने बच्चे जिनको ऑटिज्म है उनको सेंसरी डाइट दीजिए। डेली उनको प्रोवाइड कीजिए सेंसरी डाइट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सेंसरी डाइट क्या है, तो अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिलिए, उनसे कंसल्ट कीजिए और पूरा अपना एक बच्चे का जो है सेंसरी डाइट, सेंसरी प्लान उनसे लीजिए और उसको फॉलो कीजिए। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पे आता है कम्युनिकेशन बिल्डिंग। अब ये भी हम जानते हैं कि जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है उनका जो है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है।
मेनली 3 एरिया प्रभावित होते हैं, उसमें कम्युनिकेशन भी एक है। बच्चा जो है अपनी बात को उसको एक्सप्रेस करने में समस्या आती है, समझने में समस्या आती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि ऑटिज्म में क्या, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। हर एक ऑटिज्म बच्चा दूसरे ऑटिज्म बच्चे से अलग होता है। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा वर्बल होता है, कोई बच्चा क्या है बोलकर अपनी हर चीजें बता देता है, और कुछ बच्चे बिल्कुल बोल नहीं पाते, वो नॉन वर्बल रहते हैं। कुछ बच्चे क्या है जेस्चर से, साइन से बता सकते हैं, और कुछ बच्चों को बताने में दिक्कत आती है, समस्या आती है। तो यहाँ पर एज अ पेरेंट्स हमें ये जानना है कि हमारे बच्चे का स्टाइल क्या है कम्युनिकेट करने का, वो किस तरह से हमें बता रहा है। कुछ बच्चे क्या है रोकर भी बताते हैं, उसे भूख लगेगी बच्चे को तो बच्चा रोएगा, कुछ उसको चाहिए होगा तो वो फिर रोएगा। तो ये क्या कम्युनिकेट करने का उनका एक माध्यम है उनके पास। तो कई बार क्या होता है पेरेंट्स क्या करते हैं कि स्पीच, हमारे बच्चे का स्पीच कब आएगा, स्पीच कब आएगा, स्पीच के लिए पूरी कोशिश करते हैं। पर हाँ अच्छी बात है, स्पीच के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, लेकिन स्पीच के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि हमारे बच्चे का इस समय वर्तमान में कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या है। अगर बच्चा बोलकर नहीं बता पा रहा है तो हमें उसको दूसरा माध्यम देना है जिससे कि वो अपनी बात को दूसरों को बता पाए। वो क्या होता है, वो साइन भी हो सकते हैं, वो एएसी डिवाइसेस वगैरह हो सकते हैं अगर कॉग्निशन अच्छा है, और नहीं तो पिक्चर कार्ड सबसे बेस्ट है। पिक्चर कार्ड, अगर मुझे मान लो भूख लगी है, मुझे प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए, मैं बता नहीं पा रहा हूं, मैं रो रहा हूं, पर आप एज ए पेरेंट समझ जाएंगे, लेकिन बाहर का आदमी नहीं समझ पाएगा क्या चाहिए। अगर हम उसको पिक्चर कार्ड के थ्रू सिखाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, जब उसको पानी पीना होगा वो क्या करेगा, पिक्चर कार्ड उठाएगा और एडल्ट को देगा, तो हमें समझ आएगा अच्छा आपको पानी चाहिए। तो क्या हुआ, यहाँ पर कम्युनिकेशन हुआ। बच्चे को पानी चाहिए था, उसने कार्ड उठाकर आपको दिया, आपने कार्ड देखा और आपको समझ में आया। यही कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि विचारों का आदान प्रदान, मैं जो बोल रहा हूं दूसरों को समझ आए और दूसरा जो बोल रहा है मुझे समझ में आए, यही कम्युनिकेशन है। लेकिन क्या करते हैं पेरेंट्स, स्पीच में ज्यादा फोकस देते हैं। तो यहां पर हमें अपने बच्चे के कम्युनिकेशन स्टाइल को देखना है, और उसके साथ जो है उसका लर्निंग स्टाइल है उसमें उसको हमें कम्युनिकेट करना सिखाना है। ठीक है पेरेंट्स, ये भी जरूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए ये अगर आप किसी थेरेपी सेंटर में जाएंगे, कहीं आपने स्कूल में देखे होंगे जहां पर बच्चे जिनको ऑटिज्म है उनके साथ काम किया जाता है, तो वहां पर दीवारों में बहुत से पिक्चर्स लगे होते हैं, आपने नोटिस किया होगा। तो ये क्या कारण है कि इतने सारे पिक्चर्स वगैरह लगाए जाते हैं, सिंबल लगाए जाते हैं? इसका मेन कारण क्या है पेरेंट्स, कि जो बच्चे हमारे ऑटिज्म होते हैं ना, ये विजुअल लर्नर होते हैं, ये देखकर जल्दी सीखते हैं। अगर मान लो आप एक बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इधर आओ आओ, या आप बोल रहे बैठो बैठो, आपने 10 बार उसको बैठो बोला, वो उसमें इतना रिस्पॉन्स नहीं करेगा जितना अगर आपने एक पिक्चर कार्ड दिखाया जिसमें एक बच्चा बैठा हुआ है, आपने यूं दिखाया और बोला बैठो, तो बच्चा तुरंत बैठेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो बच्चे होते हैं ना, ये पिक्चर के थ्रू जल्दी सीखते हैं, ये जल्दी कैच कर लेते हैं, ये विजुअल लर्नर होते हैं। इसलिए आप अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा जो है पिक्चर्स कार्ड यूज कीजिए। हाँ, कुछ पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि सर अगर हम बच्चे के साथ पिक्चर यूज करेंगे, बार बार उसके साथ चित्रों का इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी तो कभी नहीं बोल पाएगा, बोलना नहीं सीख पाएगा। लेकिन पेरेंट्स मैं आपको बता दूं, ये सर्वे हो चुका है, और सर्वे में ये पूरा क्लियर कर दिया गया है कि अगर हम बच्चे को पिक्चर कार्ड दिखाते हैं ना, तो इससे उसके स्पीच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बच्चे का स्पीच कम नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा जब हम पिक्चर बच्चे को दिखाते हैं। ठीक है, तो आप बच्चे को पिक्चर दिखाइए, साथ में आप उसको वर्बल भी बताइए, बोलना भी है और पिक्चर भी दिखाना है। तो इससे क्या होगा, बच्चा जल्दी उसको समझेगा और अपने आप को फॉलो करेगा, अपने आप को लर्न करेगा। तभी तो जो विजुअल शेड्यूल जो हम बनाते हैं बच्चे की दिनचर्या का, वो हम दीवारों में चिपकाते हैं कि भैया पहले आपको प्रेयर करना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, फिर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट करना है, फिर आपको टिफिन करना है, पूरा पिक्चर लगा होता है उसके रूटीन का। हम बिना पिक्चर दिखाए हुए बता सकते थे, बच्चे कॉग्निशन हाई होते हैं कि बेटा अब ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। लेकिन क्या होता है, ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ये हमारे बच्चे इतना इसको रिकॉल नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते। इसलिए हमें पिक्चर जरूर दिखाना है हमारे बच्चों को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा थेरेपी प्लान फॉर चिल्ड्रन। अब एक बात और है कि जिन बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, कई बार मुझसे पेरेंट्स बोलते हैं कि सर कितने महीने थेरेपी कराएं बच्चे की कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए, कितना और समय हमें इसमें लगेगा। तो पेरेंट्स मैं आपको एक बता दूं, पहली बात कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ये क्या है, एक डिसऑर्डर है, और ये कोई बीमारी नहीं है कि जिसको हमने दवा खिलाया और बच्चा ठीक हो जाए। ठीक है, ये बच्चे के साथ लाइफ लॉन्ग चलने वाली ये चीज है। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि ये जिंदगी में बच्चा चलेगा, ऐसे घबराने वाली बात नहीं। हमें क्या है, इसको मैनेज करना होता है। और वो कैसे मैनेज करेंगे, हमें अगर बच्चे को ऑटिज्म है ना, तो उसको हमें थेरेपी देनी होगी, और थेरेपी उसकी कंटिन्यू चलती रहेगी। बच्चा इंप्रूव करेगा, बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे ने इंप्रूव किया और आपने छोड़ दिया, नहीं, थेरेपी उसकी कंटिन्यू चलने वाली है।
अब यहाँ पर पेरेंट्स क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि सर अगर थेरेपी हम कंटिन्यू करेंगे तो कितना महंगा पड़ता है, कितनी महंगी फीस होती है थेरेपी की। ये बात मैं समझ सकता हूँ पेरेंट्स कि हाँ थेरेपी बहुत महंगी होती है, लेकिन आपको क्या करना है, मैंने कहा कि थेरेपी उसकी चलेगी, कंटिन्यू चलाना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको ये करना है, मान लो बच्चे को स्पीच में इशू है, तो आप क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर आपके बच्चे की स्पीच इशू है, आप जाएंगे स्पीच थेरेपिस्ट के पास, वो क्या करेंगे, आपके बच्चे का इंटरवेंशन करेंगे, पूरा प्लान बनाएंगे। तो वो प्लान को क्या करना है, आपको सीखना है और उस प्लान को आपको फॉलो करना है घर में, मतलब घर में आपको उसको थेरेपी देनी है। अगर मान लो कि हफ्ते में 2 दिन वो थेरेपिस्ट के पास जा रहा है स्पीच थेरेपी के लिए, बाकी टाइम घर पे है, तो बाकी टाइम आप करिए, पर कंटिन्यू डेली कीजिए। ऐसे ही ओटी का है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, आप उनसे प्लान लीजिए, आप उसको कंटिन्यू घर पे कराइए। कहने का बात यह है कि आप जो बच्चे की जो है आपको थेरेपी कंटिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है, छोड़ना नहीं होगा, क्योंकि बच्चे की नीड है, उसको जरूरत है थेरेपी की, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट था। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज जो तरीके मैंने आपको बताए, ये ज्यादातर मोस्टली हर बच्चे जिनको ऑटिज्म है उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके बच्चे को भी ऑटिज्म है तो आप ये जो तरीके जो मैंने आपको बताए इसको फॉलो कीजिएगा और देखिएगा जरूर आपके बच्चों में इंप्रूवमेंट आएगा, वो अपने आप को समाज में ढालने के योग्य हो पाएगा। अगर आप पे कोई कंसर्न है, कोई चिंता है, क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्ते।